शैलेश जी क्यों नहीं आए? शैलेश जी आए ना आए, पर कम से कम नेहा जी को तो आना चाहिए। हमें तुम्हारा मुंह देखना पड़ रहा है। अरे नेहा जी से क्या होगा, कोई आदमी बोलने वाला तो चाहिए। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? अपने में से ही एक एंकर बन जाएगा। आप लोग क्या बोलते हैं? पर एंकर के पास कोट भी होना चाहिए। मेरे पास कोट नहीं। तो मेरे पास कोट है ना। भाई साहब, इस कोट के ऊपर एक शक्ल भी अच्छी होनी चाहिए, खूबसूरत। यार मैं बताऊं, अब देखो मेरे पास कोट भी है, मेरी शक्ल भी अच्छी है और मेरी मूछें भी शैलेश लोढ़ा साहब जैसी है। मैं ठीक रहूंगा ना? अरे भाई, एंकर को अच्छी हिंदी और अच्छी अंग्रेजी भी आनी चाहिए। बैठ जाइए। मैं कर लूं आज एंकरिंग। आपने नेहा जी का वजन देखा है? एंकर को स्लिम होना चाहिए। मेरे पास एक आइडिया है। और एक आइडिया। हम लोग ऐसा करते हैं हाँ, कि एक आदमी जाता है और वो जाके दूसरे को बुला लेगा। एंकर की जरूरत ही नहीं है। ये अच्छा है। ये अच्छा है। ये भाई अच्छा भाई है। भाई भाई, प्रॉब्लम है भाई इसमें। क्या प्रॉब्लम है? एक दूसरे को बुलाने के लिए हाँ। हमें एक दूसरे कवि की तारीफ करनी पड़ेगी। हाँ, वो तो ये बाहर तो से है। बात है। और सर, हम हैं कवि। हाँ, एक दूसरे से लड़ाई तो कर सकते हैं, पर एक दूसरे की बड़ाई नहीं कर सकते। ये बात तो है। तो ये फिर बात यार तो है। शैलेश भाई को बुलाओ ना। अबे तो ये प्रोग्राम शुरू होना अरे चाहिए। कहाँ है शैलेश भाई? आज तो डरा ही दिया था सर आपने। बहुत बेचैनी से अरे सर इंतजार कर बिल्कुल रहे थे। बेकार हो गया था सारा कार्यक्रम मेरा आपके तो बिना। 5 किलो सबने कहा खून आपके बिना सूख कैसे गया होगा? इंतजार में। तो सूखने के पहले आप में खून था। तो मतलब आप बेसब्र हो रहे थे? बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा। आप मेरा इंतजार कर रहे थे, बेसब्र हो रहे थे, बेताब हो रहे थे। इतना तो झूठ मत बोलो। सही सर। स्टूडियो में आने में लेट क्या हो गया? मैं बन जाता हूँ एंकर। हाँ? मेरे पास कोट भी है। तेरी मूछें शैलेश जैसी है। बोल भाई। है भैया, अपन समझदार है। अपन नेहा जी की जगह लेने वाली थी। नेहा जी जैसा बनने के लिए 6 महीने तक भूखा रहना पड़ेगा। शैलेश भाई, सबसे बड़ी बात आज आपके बारे में पता चली जी। कि जो देश में कोई कवि नहीं कर सकता, वो आप करते हैं। वाह वाह। और आइए आप सब कवियों के लिए जो इतनी खूबसूरती से एक दूसरे की बड़ाई न करने की कस्में खाए बैठे हैं, उनके लिए एक बार मिलकर कहते हैं वाह वाह क्या बात है। लेकिन आज आपकी सारी मूर्खताएं, सारी बेवकूफियां मेरी भी सब माफ। वो क्यों? भाई 30 और 31 मार्च, उसके बाद एक बड़ा ही खूबसूरत दिन आ रहा है। 1 अप्रैल। हाय 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 हाय। इस दिन पूरी दुनिया में लोग एक दूसरे को बनाते हैं। हमने कवियों को पूछा कि आपको कोई बनाता है? बोले जिसे खुदा ने बना दिया उसे किसी और के बनाने की जरूरत क्या है। तो चलिए एक मूर्खता मैं भी कर देता हूँ, बुला देता हूँ उन्हें जिनकी जगह संगीता सरल लेने वाली थी। आइए। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, तहे दिल से स्वागत है आप सबका, आप सबके शो में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। एक पते की बात मैं आपको कह के जाना चाहता हूँ। भले ही किसी को मूर्ख बनाओ ना बनाओ, लेकिन किसी को खुश करने के लिए खुद मूर्ख बन जाओ। दुनिया बहुत अच्छी लगेगी और फिर वो आपके लिए कहेंगे वाह वाह क्या बात है। तो भाई आइए मुलाकात करते हैं हमारे साथियों से। सबसे पहले मंच के इस कोने पे जो बैठे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत छोटा सा कस्बा है दनकौर, और उस दनकौर से दिल्ली आते हैं और अपनी गजलों से लोगों के दिलों में छा जाते हैं। और जब हास्य की बात करते हैं तब पवन दीक्षित पवन की तरह लोगों के दिलों में उतर जाते हैं। भाई पवन दीक्षित, स्वागत है आप। उनके बाद वो सज्जन बैठे हैं जिनके पास आइडियाज ही आइडियाज हैं। तो हरजीत सिंह तुक तुक, स्वागत है आपका। और उनके पास जो बैठी है, हमें बड़ी खुशी है कि वो वाह वाह क्या बात है का एक प्रोडक्ट है। ऐसे वाह वाह क्या बात है कि पहले एपिसोड में जो छुपे रुस्तम के तौर पे आई थी, और पहले ही एपिसोड में छुपे रुस्तम ने ऐसा धमाल किया कि फिर वो छुपी नहीं रही। हमारे साथ है संगीता सर। चलिए उस और चलते हैं। चलिए उस और। अब आपको ये कहने की आवश्यकता नहीं होगी कि हम मूर्खता स्पेशल मना रहे हैं।
तो आइए हम मिलते हैं उनसे जो सबसे पहले बड़ा यूनिक है, जो बैठे हुए हैं। कह रहे थे कि मेरा खून सूख गया, देखो तो। अरे बैठ जाओ। आप ज्यादा देर इसलिए खड़े मत रहिए कि विवादास्पद ढांचा कभी भी ढह सकता है। नारायण निडर मध्य प्रदेश में एक कस्बा खासरोद, वहां रहते हैं। क्या बात है नारायण जी। और नारायण निडर के पास है वो भी एक बहुत छोटा सा कस्बा है, ठाकुर द्वारा गांव से हमारे बीच में आते हैं शरीफ भारती। शरीफ, तुम्हारा ओरिजिनल नाम तुम्हारे पिता ने क्या रखा था? सर मेरा नाम शरीफ अहमद खान था जी। और अहमद खान ज्यादा हो रहा था इसलिए भारती कर दिया। लेकिन शरीफ तुम्हारे वालिद साहब का दिया हुआ नाम है। जी सर, जी सर। क्या बात है, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तब तो उसकी हरकतें पता नहीं होती। अगर कुछ दिनों की मोहलत मिल जाती तो तुम्हारा नाम ये नहीं होता। शरीफ भारती ठाकुर द्वारा से। उनके पास जो बैठे हैं ये कमाल के व्यक्ति हैं। हाँ, आपको कैसे पता? वो इतने उत्साहित हो रहे कि लग रहा है कि उनकी सांसें बटन तोड़ के बाहर आने वाली। इसे उत्साह नहीं, ऊदर कहते हैं। इस देश की नई पीढ़ी के व्यंग्यकारों में एक सबसे सशक्त नाम है वेद प्रकाश जी। वेद प्रकाश के बाद जो बैठे हैं उनका नाम राजेश राज है और गोरखपुर से हमारे बीच में आते हैं और व्यंग की कविताएं करते हैं। हम स्वागत करते हैं राजेश राज जी का। तो भाई बात चल रही है बेवकूफियों पे, मूर्खताओं पे। तुम ये इधर उधर क्या देख रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो इधर उधर देख के वेद प्रकाश? शैलेश जी, आज मुझे स्वर्गीय ओम प्रकाश आदित्य जी याद आ रहे हैं बहुत। उनकी एक कविता याद आ रही है। इसलिए इधर उधर देख रहे हो? इधर भी गधे हैं, उधर भी गधे हैं, जिधर देखता हूँ गधे ही गधे। जब से कविता याद आ रही है मैं इधर उधर ही देख रहा हूं। क्या बात है, बहुत अच्छे। तो आइए बात आगे बढ़ाते हैं और गधे से मुझे अचानक शरीफ भारती की याद हुई और मैं चाहता हूं कि महफिल की शुरुआत हो शरीफ भारती के रूप में। जोरदार तालियों से हम स्वागत करें शरीफ भारती। आपके सामने भारत का सबसे शरीफ आदमी खड़ा है। वाह जी। 1 अप्रैल को बड़ा संगीन किस्सा हो गया था मेरे साथ। जी। क्या? उससे मिलना था कल मुझको, सोची एक तरकीब निराली। आहा। उसके घर के पीछे जाकर मुर्गे की आवाज निकाली। एक हमारे कवि मित्र कहने लगे कुत्ते की निकाल लेते। मैंने कहा ये तुम्हारी हिम्मत है, ये सब करके भी कुछ फायदा नहीं हुआ। क्योंकि इश्क में वो पड़ी सिकंदर के, हाँ। कभी डेविड कभी जितेंद्र के। अच्छा। और वो कौमी एकता की दीवानी थी। अच्छा। हाँ, तुक तुक ये पंक्तियां तुम ध्यान से सुनो। और वो कौमी एकता की दीवानी थी, साथ में भागी वो जोगिंदर के। लेकिन एक बात और है कि जोगिंदर के साथ भागने का भी कुछ फायदा नहीं हुआ। अच्छा। शेर सुनिए कि कैसे करती वो प्यार बंदर से। अच्छा। उसने कुंडी लगा ली अंदर से। और देखिए सर्दियों में क्या क्या होता है हमारे साथ शैलेश भाई कि नहीं क्यों नींद मुझको आ रही है, नहीं क्यों नींद मुझको आ रही नहीं है, क्यों नींद मुझको आ रही है, मेरी घिग्गी सी बनती जा रही है। हाँ। और बड़ी उलझन में हूँ, ठंडी हवा ये रजाई में किधर से आ रही है। लेकिन ये रजाई में जो ठंडी हवा आती है उसके अलावा मोहब्बत भी आती है। पता नहीं साहब किधर से आती होगी। अंजुम रहबर साहिबा जो है वो एक शेर कहती हैं कि जी जी, जमी है बर्फ सी तेरी जुदाई में, वाह, और मैं सारी रात सुलगती रही रजाई में। ये अल्लाह इनकी तबीयत ठीक करे ऊपर वाला। ऐसा हमारे यहाँ हो जाता तो सब मलेरिया कहते हैं उसे। कि अपने छक्के छुड़ा के बैठ गए जी, बुरी नजरें गड़ा के बैठ गए, हाँ, और घूर कर एक ट्रक को देख लिया, मुंह को काला करा के बैठ गए। और नेहा जी मैं अर्ज कर रहा हूं कि लोगों ने इतना मारा, जी, लोगों ने इतना मारा मुझे सांस तक ना आई। अच्छा, आंखों ने खता की थी, गालों ने सजा पाई। लेकिन होता यह है शैलेश भाई के लीची केला आलू बुखारे एक से हैं, हाँ, दांत ना हो तो ये फल सारे एक से हैं। और माशूका को आशिक सारे एक से हैं, नन्हे कलवा राम दुलारे एक से है। एक सवाल मैं नेहा जी पूछना चाहता हूं कि मुझको प्यार का अर्थ बता दे। बात खत्म हुई, बात खत्म हुई। फिर चाहे अम्मी को जगा दे। बात खत्म हुई। और तेरी गली में कुत्ते हैं, सन्नाटा है, ओह, मेरी भी तशरीफ पे उसने काटा है। तेरी गली में कुत्ते हैं, सन्नाटा है,
मेरी भी तशरीफ पे उसने काटा है, मुझको इंजेक्शन लगवा दे। बात खत्म हुई। और जाने तू किस बात पे मुझसे रूठी है? देखो, जाने तू किस बात पे मुझसे रूठी है? तेरे ही चक्कर में जूती टूटी है। मुझको तू चप्पल दिलवा दे। बात खत्म हुई। बात खत्म हुई। और तेरे फोन की फ्लेक्सी कौन कराता है? हाँ। फोन लगाऊं नंबर बिजी बताता है। हाँ। मेरा मोबाइल लौटा दे। बात खत्म बात हुई। खत्म हुई। और कल अपने भैया को जीन्स दिलाई है जी। और आज फिर अपनी मम्मी के लिए सूट लाई है। मेरा एटीएम लौटा दे। बात खत्म हुई। कितने बाय। शरीफ विचार है ना जी शरीफ जी जी जी, बहुत के। बहुत शराफत, उन्होंने तमाम तरह की शराफतियां पैदा हुई। लेकिन देखो, गधा होना है मैं प्रूव भी करना पड़ता है। मैं प्रूव कर रहा हूं। कैसे? ये आप जानते हैं, अभिनेत्री हैं और तारक मेहता में अंजलि तारक मेहता बनी है। जी। और अंजलि तारक मेहता, आप इनके नामाक्षर जो प्रथमाक्षर है वो देखिए, अंजलि तारक मेहता। ATM। मैं मूर्ख हूं, इस बात का बोर्ड गले में टांग रहा हूं और एटीएम से एटीएम मांग रहा हूं। तो आइए अब हम महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं, किसे बुलाएं, किसे बुलाएं, किसे, इन्हें। किन्हें मतलब? अच्छा, इन्हें क्यों? जब टीचर ने क्वेश्चन पूछा तो जिस फर्स्ट स्टूडेंट ने हाथ ऊंचा किया उसको आंसर करने का फर्स्ट मौका दिया जाएगा। देखा, टीचर जी हैं हमारी। आ जाओ भाई सरदार जी। शैलेश जी, आज बड़ा गलत हो रहा है मेरे साथ। अच्छा, अभी यही ऑडियंस में ये जो बैठे हैं, ये आके मेरे को पूछते हैं, तुक तुक जी आपका नाम क्या है? अच्छा, मेरे को अंदर से वो बसंती वाली फीलिंग आई। अच्छा। इनसे महान वो साथ में इनके बैठे हैं, वो मेरे को पूछते हैं, आप घुग्गी हो क्या? बड़ा अजीब अजीब सा ही हो रहा है। मेरा एक फ्रेंड था, वो पागल खाने वाला जी। वो एक कुत्ते की पूंछ को सरिये में डाल के बैठा हुआ था पाइप के अंदर। अच्छा, मैंने कहा, ये क्या कर रहा है? कुत्ते की पूंछ को पाइप में डाल रहा, तेरे को मालूम नहीं है कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती? बोले, मैं कुत्ते की पूंछ नहीं सीधी कर रहा, मैं पाइप टेढ़ी कर रहा हूँ। अभी मैं वेद जी को लेके गया एक जोशी जी के पास। जोशी जी कहते हैं, बेटा तू बहुत पढ़ेगा। कहते हैं, पढ़ तो मैं बहुत टाइम से रहा हूँ, ये बताओ पास कब होऊंगा? इनफैक्ट शैलेश जी भी कम नहीं है। बिल्कुल। आपको तो मालूम ही है, मैं इनसे बोल रहा था, मैंने कहा, आप खाना खाने से पहले प्रार्थना करते हो? बोले, नहीं, मेरी पत्नी अच्छा खाना बनाती है। शरीफ भारती जी का तो बिल्कुल अंदाज ही निराला। मैंने इनसे पूछा, आप बड़ी टेंशन में लग रहे हो, कोई तकलीफ है? कहते हैं, हाँ ब्लड प्रेशर है। मैंने कहा, फैमिली में है? कहते हैं, हाँ फैमिली में है। मैंने कहा, किसकी साइड से, फादर की साइड से कि मदर की साइड से? जी। तो कहते हैं, नहीं, वाइफ की साइड से। ऐसे ही ये निडर जी हैं, इनके पैर में चोट लगी थी। हाँ। मैं इनको लेके अस्पताल गया, वहां पे एक आदमी के दोनों पैर में चोट लगी थी जी। तो उससे पूछते हैं, तुम्हारी 2 बीवियां हैं क्या? इन्होंने कहा, मेरी 2 पत्नी, असली मेरी टांग टूटी। मैं एक बार इनके घर गया, बड़े उदास बैठे थे। कि बैठे थे उदास, तुक तुक भाई हमने पूछ लिया चेहरे पे, आज काहे बजे हुए 12 है। तो बात सुनकर हमसे बोले, ऐसी कोई बात नहीं, यूं ही थोड़ा मूड आज खराब हमारा है। बीच में तुक तुक भाई का छोटा मुन्ना बोल उठा कि अंकल पापा ने तो लिया झूठ का सहारा है। और क्यों है ये उदास, इसका कारण बताऊं तुम्हें, मम्मी ने पापा को आज बेलन से मारा है। तो बिल्डिंग की पार्किंग में चुपके चाप 2 मिड साइज गाड़ियों का चल रहा था वार्तालाप। पहली बोली, कितना खराब हो गया है जमाना, डू यू रियलाइज? गाड़ियों में भी आ गया है 0 साइज। दूसरी बोली, यू आर राइट, दिस इज द क्लास। बस इस सस्ती छुटकी ने किया है सत्यानाश। एक तो इसकी टेल पॉलिश, लड़कियों की नेल पॉलिश होती है, गाड़ियों की टेल पॉलिश होती है। बहुत अच्छे। बोले, एक तो इसकी टेल पॉलिश कितनी चीप है, ऊपर से इसका फ्रंट भी क्लीन स्वीप है। इतने में वहां एक ऑटो आया, उसे देख दोनों मैडम्स ने अपना मुंह बनाया। पहली बोली,
देखने में लगता है पूंछ कटा लंगूर, लोफर आंखें फाड़ फाड़ के कैसे रहा है घूर। अच्छा। ऑटो बोला ये लंगूर सारा दिन लोगों को यहाँ वहाँ पहुँचाता है, साथ साथ किसी के घर की रोटी भी चलाता है। क्या बात है। कहना है? पर जैसे बढ़ रहे हैं पेट्रोल के दाम, जानती हैं कुछ दिन में क्या होगा अंजाम। आपका पार्किंग से निकलना बंद हो जाएगा। वाह। अगर हम भी नहीं घूरेंगे तो आपका ये स्टाइल किस काम है। क्या बात है, वाह भाई। तो अभी मैं आपको एक तुक तुक सुनाता हूँ। जी सुनाइए। एक बार हमें शादी करने का ख्याल आया। हमने तुरंत जाके पिताजी को बताया। अच्छा। पिताजी ने अगले दिन ही बिना दहेज की शादी के लिए अखबार में इश्तिहार छपवाया। महीने भर तक हमारे घर पे कोई नहीं आया। अच्छा। तो पिताजी ने अपनी समस्या एक प्रॉपर्टी डीलर को बताई। प्रॉपर्टी डीलर। जब लोगों की प्रॉपर्टी नहीं बिकती है तो वो प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं। हमारे पिताजी भी गए तो पिताजी ने अपनी समस्या एक प्रॉपर्टी डीलर को बताई। उसने तुरंत एक तरकीब सुझाई। बोला झुमरी तलैया में दूल्हों की सेल लगी है, वहाँ लड़कियों की बहुत लंबी लाइन लगी है, आप तुरंत वहाँ चले जाइए, जैसी चाहे वैसी वधू पाइए। अच्छा। पिताजी बोले पर हमें दहेज नहीं लेना। वो बोला कोई बात नहीं, लड़की तुम रख लेना, दहेज मुझे दे देना। अच्छा। पिताजी को उसके बोल समझ में आ गए। अगले दिन पिताजी हमें लेके झुमरे तलैया आ गए। हमने सेल को डिफरेंट काउंटरों में बटा पाया। 20% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट। पिताजी ने हमें 100% डिस्काउंट वाले काउंटर पे लाके बिठाया। अच्छा। थोड़ी देर में वहाँ एक 40 वर्षीय बाला आई। 40 वर्ष की भी होती मेरी है। तरफ क्यों जी देख जी रहे हो? जी। नहीं नहीं, आपकी तरफ तो क्यों देख सकता है, आप तो 50 की हैं। नहीं। थोड़ी देर में वहाँ एक 40 वर्षीय बाला आई। पिताजी को देख के हौले से मुस्कुराई। फिर प्रॉपर्टी डीलर से बोली इनकी एज कितनी है जो आपके बराबर में खड़े हैं। अच्छा। प्रॉपर्टी डीलर भाई प्रॉपर्टी डीलर बोला माशाअल्लाह जवान हैं, दिखते बड़े हैं। वो बोली तो फिर इनसे मेरी बात चलाइए, जरा इनका रेट मुझे बतलाइए। प्रॉपर्टी डीलर ने पिताजी से बात चलाई। पिताजी ने उसे कर्री करके डांट पिलाई। उसके बाद पिताजी हमें वहां से लेके भागे। एक किस्सा देखा हमने थोड़ा आगे। लड़के के पिता लड़की के पिता का इंटरव्यू ले रहे थे। लड़की के पिता पसीने पसीने हो रहे थे। फिर जब सौदेबाजी की बात आई, लड़के के पिता ने रेट लिस्ट दिखलाई। लड़की के पिता बोले आप रेट बहुत ज्यादा लगा रहे हैं। वो बोले क्या कहते हो, अभी तो 20% डिस्काउंट पे बता रहे हैं। तुम कहते हो रेट ज्यादा लगा दिया है, अरे 20% तो सेल टैक्स लगा दिया है। अब लड़की वालों की आदत होती किसी तरीके से ना नुकुर करके रेट कम करा ले। बोले पर आपका लड़का तो बहुत सीधा साधा है। वो बोले देखिए जी हमारी मशीन ने एक ही पीस बनाया है इसलिए ओवरऑल कॉस्ट कुछ ज्यादा है। ये देख के पिताजी को चेता आया। उन्होंने हमें नो डिस्काउंट वाले काउंटर पे लाके बिठाया। थोड़ी देर में हमारे भाग जागे। एक सज्जन आए भागे भागे। उन्होंने हमारे चारों ओर एक चक्कर लगाया। फिर पिताजी की ओर फेस घुमाया। बोले कितना चलेगा। पिताजी बोले ये तो आपकी बेटी पे डिपेंड करेगा। किफायत से चलाएगी तो सालों साल चलेगा। वो बोले आपके लड़के में ऐसी क्या खासियत है जो इतना ज़्यादा रेट बता रहे हैं, ऊपर से नो डिस्काउंट का बोर्ड लगा रहे हैं। पिताजी बोले मेरा लड़का ईमान रखता है जो आजकल करोड़ों में बिकता है। क्या बात। वो बोले पर आपका ईमानदार बेटा घर की रोटी कैसे चलाएगा, खुद भूखा मरेगा तो मेरी बेटी को क्या खिलाएगा। क्या कहना है, क्या कहना है? आप इसे यहाँ से ले जाइए, पहले इसे किस्तों में ईमान बेचना सिखाइए। जिस दिन इसे किस्तों में ईमान बेचना आ जाएगा उस दिन इसे इससे भी ज्यादा रेट पे कोई भी ले जाएगा। बहुत अच्छे, वाह। पिताजी को उसके बोल समझ में आ गए। अगले दिन पिताजी हमें लेके घर पे आ गए। तब से हमारे पिताजी निरंतर प्रयास कर रहे हैं, हमें सिखाने हेतु अपना ईमान बेचने का प्रयास कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत। पर हमें नहीं लगता कि वो दिन कभी आएगा, इसलिए तुक तुक कुंवारा पैदा हुआ है, कुंवारा ही मर जाएगा। वाह वाह वाह, बहुत। भाई तुक जी ने कमाल की कविता सुनाई। और एक जो इनकी कविता की पंक्ति थी कि लड़की का बाप इन्हें देख के बोला कितना चलेगा। ये बड़ी कमाल की बात थी। मुझे एक बहुत पुरानी घटना याद आ गई। बहुत से एडवांस जो कंट्रीज हैं, जो विकसित देश हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज यूज करते हैं तो लोग ठीक नहीं कराते, फेंक देते हैं। हाँ। फोन आया फेंक दिया, कैलकुलेटर आया फेंक दिया, कंप्यूटर आया फेंक दिया। तो जापान में ऐसा अक्सर होता है। तो जापान की 2 महिलाएं भारत घूमने आई। तो घूम रही थी दिल्ली में, और ये जो हमारे वेद प्रकाश जी हैं ये दूसरी मंजिल पे रहते हैं। तो अचानक ये कोई जाला वाला साफ कर रहे थे कि गिर पड़े। नीचे था कचरे का डब्बा, सीधा उसमें जाके। तो जापानी महिला दूसरी महिला से कहने लगी हिंदुस्तानी बीवियां भी कितनी फिजूल खर्च है। इससे देख के लगता है 2-4 साल और चल सकता था। क्योंकि महिलाएं भाई फिजूल खर्च होती हैं, भाई होती हैं।
उन्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्च करना ही पड़ता है अपने मेकअप के लिए, अपने गहनों के लिए। हाँ, वो और- मेंटेनेंस चार्ज लगता है। जी जी, और पुरुष तो मेंटेनेंस फ्री है। तो आइए हम बुलाते हैं उन्हें जिनके जैसा इन्होंने बताया मेंटेनेंस में कुछ खर्च लगता है। अब वो मेकअप के लिए कितना सामान खरीदती है, क्या क्या करती है, वो ये बता सकती है हमारे पहले एपिसोड की छुपा रुस्तम संगीता सनत। मैं आपको आज एक ऐसे किरदार के बारे में बताती हूँ। जब हम दफ्तर में जाते हैं जी, तो बड़ा बाबू एक बहुत बड़ी हस्ती होता है। बड़े बाबू सीनियर क्लार्क। बड़े से लेके छोटे सब उनसे डरते भी है और उनके बिना कोई काम नहीं हो सकता। यानी आज आप जो गीत सुनाने जा रही हो बड़े बाबू पे सुनाया जा रही जी, है। मैं बड़े आपने क्या भारतीय अधिकारियों पे कोई पीएचडी कर रखी है? पहली बार आई तब थानेदार का गीत सुनाया, दूसरी बार आई तब पटवारी का सुनाया, अब बड़े बाबू चपरासी पे कब पहुंच रही हैं? जी, जब ये शरीफ जी छेड़छाड़ में पीएचडी कर सकते हैं तो आप अधिकारियों पे तो कर ही सकते तो मैं हैं। क्या अधिकारियों बात पे है, तो बहुत अच्छी। जी, बड़ा बाबू। मैं बड़े बाबू से कैसे फरियाद करती हूँ, जी। सब कैसे फरियाद करते हैं, गीत का आनंद। बड़ा बाबू सुनो मेरी फाइल को आगे बढ़ा दो ना। बड़े बाबू सुनो, बड़े बाबू सुनो मेरी फाइल को आगे बढ़ा दो ना। सील ठप्पा लगवा दो ना, जरा दस्तखत करवा दो ना। बड़े बाबू सुनो, बड़े बाबू सुनो मेरी फाइल को आगे बढ़ा दो ना। कितने दिनों से मैं आती हूँ, रोज रोज चक्कर लगाती हूँ। आप तो दाता भारी हो, हम तो जैसे भिखारी हो। आप तो दाता भारी हो, हम तो जैसे भिखारी हो। नजरें उठा के देखो जरा मेरा बेड़ा पार करा दो ना। बड़े बाबू सुनो, बड़े बाबू सुनो मेरी फाइल को आगे बढ़ा दो ना। लोग तुमको बदनाम करते, चाय पानी पी करके काम करते। देखो मैं भी तुम्हें कुछ नोट दूंगी और चाहो तो एक शाही कोट दूंगी। अपनी कलम की ताकत से मेरा बेड़ा पार करा दो ना। बड़े बाबू सुनो, बड़े बाबू सुनो मेरी फाइल को आगे बढ़ा दो ना। दिखने में जैसे अनाड़ी हो, अनाड़ी? ऑफिस के पक्के खिलाड़ी हो। ओए होए। आपके हाथ में डोर है, मामला मेरा कमजोर है। मामला मेरा कमजोर है। अपनी कलम की ताकत से मेरा छोटा सा काम करा दो ना। बड़े बाबू सुनो, बड़े बाबू सुनो मेरी फाइल को आगे बढ़ा दो ना। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे संगीता जी। मैं चाहती हूँ कि अपने दिल का गीत आपको सुनाऊं। जी, दिल की बातें दिल से कह के मन बहलाए के, और नाच रहा है मनवा कैसा ठुमका लगाए के। क्या बात है? नाच रहा है मनवा कैसा ठुमका लगाए के। काले काले बादल आए, दिल की धड़कन बढ़ती जाए। जब सजन जी मुझे बुलाए, जान मेरी सूखती जाए। मुंह से कुछ भी कहा न जाए, अब समझाए के। नाच रहा है मनवा कैसा ठुमका लगाए के। दिल की वादी महकती जाए, मन की चिड़िया चहकती जाए। जिया मेरा जब जब घबराए, साजन मुझको गरबा लगाए। मुंह से कुछ भी कहा न जाए, अब शर्माए के। नाच रहा है मनवा कैसा ठुमका लगाए के। नाच रहा है मनवा कैसा ठुमका लगाए के। भाई बहुत बढ़िया संगीता जी, आपने कमाल कर दिया। और बड़े बाबू वाले गीत में तो राजेश राज जी जो है वो ऐसे देख रहे थे जैसे इस मंच के आज बड़े बाबू वही हो। ऐसे चश्मा वश्मा निकाल के, अच्छा हाँ, बोले बगैर चाय पानी के काम करवाना चाहती है। हाँ? बात ये नहीं है, बात ये को कोई कह रही है फिर नहीं मान रहा आदमी। अब हम जो हंसी का वाहन आपके घरों में लेके आ रहे हैं वो बड़ा कमाल के कलाकार हैं। वो इस वक्त यहाँ बैठे नहीं है, तो प्रकट होने वाले हैं। प्रकट होंगे। जी जी, अब आपने जो अंग्रेजी अंदाज में प्रकट बोला है ना, एक कमाल का था। तो वो अब यहाँ पे कुछ देर बाद प्रकट होंगे।
और क्या कहते हैं कि कुछ सुनाएंगे, और वो जो सुनाएंगे उसका नाम कविता होगा। उससे आपके घरों में हंसी आएगी, और जब आप घरों में हंसेंगे तो ताली बजाएंगे, That's so cool. और Now जब ताली बजाएंगे तो सब कहेंगे कि भाई इस कलाकार का बता दीजिए नाम। लेकिन हम लेते हैं एक अल्प विराम। स्वागत है आपका, और हम कहेंगे वाह वाह क्या बात है। संस्कृत का एक श्लोक है जिसका अर्थ ये होता है कि जिस वाक्य में भी रस निकल आए वो कविता है। क्या बात है? अब हमारे साथ एक जो हमारे साथी कलाकार है वो कविताएं नहीं लिखते, लेकिन शब्दों से जो खेलते हैं वो किसी कवि से भी कम नहीं है। एक ऐसे कलाकार हमारे साथ हैं जो अभी इस मंच पे आने वाले हैं और आपको कुछ ऐसा सुनाने वाले हैं कि आप उनके लिए कहेंगे कि भाई इन्होंने कमाल कर दिया। तो जरा उनके लिए एक बार तालियां बजा दीजिए। नाम है उनका सुनील पाल। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। फिर एक बार शैलेश जी, आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, इस पॉपुलर कार्यक्रम में बुलाया जी, और उसमें भी मूर्खता स्पेशल में। मूर्खता स्पेशल में मुझे आपने ब्रांड एम्बेसडर बनाया, इस बात का धन्यवाद करना चाहूँगा। वाह वाह क्या बात है कि पहचान जो है शैलेश जी से हो गई है। शैलेश जी को लोग नाम से कम और वाह वाह क्या बात है से ज़्यादा जानते हैं। और घर पे भी इनके यही हालात है। भाभी जी खाना बना के रखती है, जैसा भी खाना हो। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। तो भाभी जी कहती है, और तू? हम और तुम चलते हैं होटल में खाने का करते हैं काम, इस खाने से लेते हैं पूर्ण विराम। तो वैसे शैलेश जी के बारे में क्या कहूँ, बहुत बड़े एंकर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, विद्वान हैं, टैलेंटेड हैं, हैंडसम हैं, ऐसा इनका खुद का मानना है। और नेहा जी के बारे में क्या कहूँ, एक लैंग्वेज है तो दूसरे बॉडी लैंग्वेज। नेहा जी का नाम मुझे लगता है कि भगवान ने सोच समझ के रखा है जी। ये आपके बाजू में खड़ी होकर सिर्फ नहीं और हाँ ही बोलती है। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि ट्रांसलेट करके बताती है। शैलेश जी अगर बोलते हैं कि हमारे साथ में एक कवि आए, ये कविता पढ़ेंगे, अब आपके सामने ये हास्य की बात करेंगे, अल्प विराम। बचपन से एंकरिंग का शौक है। जब ये पैदा हुई थी तो माँ बाप ने पहले दिन से पूछा, बेटा मेरे घर में आई, बहुत खुशी हो रही है, कौन सी रिंग चाहिए, सोने की रिंग या चांदी की रिंग? एंकरिंग। तो ये हमारे नीडर जी जो है, मैंने कहा मैं बहुत मोटा हो रहा हूँ यार, आप बहुत स्लिम हो, तो क्या डाइटिंग पे हो? बोले नहीं, 20 साल से राइटिंग पे। आपको विश्वास नहीं होता होगा मेरा शरीर देख के, जी। लेकिन विश्वास करना पड़ेगा। पहले अपनी निडरता से मैं परिचित तुम्हें कराता हूँ, ना रोक सके मुझको आंधी तूफानों से टकराता हूँ। चाहे दुश्मन कितने ही हो मैं सबको धूल चटाता हूँ, और कितनी ही सर्द और रात भले मैं अंगारों सा जलता हूँ, और कलम उठाने वाले हाथों को रोज खून से रंगता हूँ। कितनी ही हत्याएं करके मैं वक्त गुजारा करता हूँ, हर रोज रात को बिस्तर पे मैं खटमल मारा करता हूँ। तो राइटिंग की वजह से ये, और ये हमारे भारती जी, शरीफ भारती, शरीफ आदमी हो यार। ये कभी कभी अपने आवाज से फीमेल की आवाज में भी गाना गाते हैं। जी अक्सर। दिल है कि मान, और मुझसे कहने कि मैं 2 आवाज में गाता हूँ। मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, दोगले। एक गले से 2 आवाज निकालते हो तो 2 गले। 2 गला। संगीता सरल जी। जिस दिन उपवास रखती है उस दिन डबल खाती है। सुबह से फोन करती है होटल या रेस्टोरेंट में, चाइनीज देना, बर्गर देना, पिज्जा देना। बोले बहन जी आपका तो फास्ट है। हाँ तो ये सब फास्ट फूड ही तो है। और ये हमारे टुक साहब जी, ये कवि बनने से पहले ट्रक चलाते थे, मगर ट्रक में कोई सामान नहीं, खाली ट्रक। दिल्ली से अमृतसर, अमृतसर से दिल्ली। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों? बोले मम्मी पापा ने कहा कि काम के वक्त कोई लोड मत लेना। कुछ शायर ऐसे होते हैं, कुछ कवि ऐसे होते हैं, डरा देते हैं सुनाने से पहले। जी। हर शख्स अपने गम में खोया है। शैलेश सुन ले, हर शख्स अपने गम में खोया है। हर शख्स अपने गम में खोया है, जिसे गम नहीं वो कब्र में सोया है।
कुछ शेर, पुराने शेर भी ऐसे हैं जो जिनको मैंने सुने और मैंने अपने हिसाब से शरीफ भारती जानते हैं। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए शादी भी करनी पड़ सकती है। और आज के हालात में कहूंगा कि जो गुर्बत में वड़ा पाव खाते हैं, गुर्बत मतलब गरीबी, जो गुर्बत में वड़ा पाव खाते हैं, सक्सेस मिलने पे बड़ा भाव खाते हैं। हाय 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 हाय, क्या बात है। सब टीवी पे बहुत सारे प्रोग्राम हिट हैं। हमारे दर्शकों में एक टकला भाई साहब मुझे दिखाई दे रहा है। मैंने टकले से पूछा, भाई साहब आपका सब टीवी का फेवरेट कौन सा प्रोग्राम है? बोले बालवीर। मैंने कहा भाई मेरे, आपको लापता गंज पसंद होना चाहिए। गंज? आपका नाम क्या है? बोले नाम तो वैसे केशव है, लोग प्यार से हैरी कहते हैं। हैरी? कई नाम ऐसे होते हैं जिससे हमें बड़ा मजा आता है। एक बहुत परेशान दोस्त था मेरा, बहुत ही परेशान। मैंने कहा भाई माँ कैसी है? बीमार है। बाप पागल हो गया है। भाई जेल में है। नौकरी छूट गई। बच्चे हुए नहीं। वाइफ चली गई। नाम क्या है? लकी। अभी मुझे याद है एक लेखिका ने अपना स्वयंवर रचा लिया। बहुत बड़े बड़े लेखक उसमें हिस्सा लेने आए। बहन जी ने सबको निगलेक्ट किया और एक मेरे जैसे गुड लुकिंग को, हाय हाय, खूबसूरत को पसंद किया। लोगों ने कहा हम तो इतने बड़े राइटर है, ये तो स्ट्रगलर लगता है, इसको क्यों पसंद किया? भले मैं लेखिका हूं, मुझे राइटर की नहीं, मुझे पाठक की जरूरत है। तेरा नाम क्या है? संजय पाठक। तो भक्तजनों, जब यहाँ आ ही गया हूँ, क्योंकि वाह वाह क्या बात है कि महफिल है, तो कविता पढ़ना तो अब जरूरी है नहीं, मजबूरी है। कविता का शीर्षक लोगों ने कहा कविता तो प्रस्तुत करो। कविता हमारी साली का नाम है, उसे प्रस्तुत नहीं कर सकता, पिछले साल ही उसकी शादी हो गई। लोगों ने कहा अब यहाँ आए तो नगमा तो छेड़ो। नहीं छेड़ सकता, 2 साल पहले छेड़ा था, 1 साल अस्पताल में भर्ती था। बोले रचना सुनाओ। रचना मुझको सुनाती है, मेरे वाइफ का नाम है रचना। बोले यार या तो छंद करो या तो बंद करो। ये ठीक है, बंद करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सुनील, आप हास्य के क्षेत्र में इतने सालों से काम कर रहे हैं और लोगों को हंसाने का काम किसी पुण्य कार्य से कम नहीं होता, और आप ये पुण्य कार्य बहुत समय से कर रहे हैं, इसलिए वाह वाह क्या बात है कि मंच पे हम आपको एक स्मृति चिन्ह प्रदान करना चाहते हैं जो आपकी स्मृति में सदैव बना रहे। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है, क्या बात है। मैं सुनील पाल को सम्मानित नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस तरह हिंदी और उर्दू हमारे यहाँ मिलकर कार्यक्रम प्रस्तुत करती हैं, हिंदी कविता एक विधा है और स्टैंड अप एक दूसरी विधा है। ये एक विधा का दूसरी विधा को सम्मान है जो आज हमने यहाँ पे किया। और वैसे भी कवि और कविता एक बहुत गहरा सागर है, महासागर है, और जिस महासागर में हम सब समा सकते हैं। बिल्कुल, और इसी महासागर में हम डुबकी लगाने का करेंगे काम, लेकिन इस वक्त एक अल्प विराम। स्वागत है आपका वाह वाह क्या बात है। आज हम मूर्खता और बेवकूफी का उत्सव मना रहे हैं। बात करते हैं उनकी जो आम आदमी और अपनी बेवकूफी और मूर्खताओं को एंजॉय करते हैं और अपनी कविताएं भी सुनाते हैं। कैसे? ऐसे। प्यार करने से डरता कौन है, प्यार हो जाता है करता कौन है, प्यार में जान तो हम भी कुर्बान कर दें, लेकिन पता तो चले कि हम पर मरता कौन है। मैं चंद्रमुखी तू सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी, एक काम कर छत पे जा छलांग लगा, फिर तू भी सुखी और मैं भी सुखी। धोखा मिला जब प्यार में, जिंदगी में उदासी छा गई, जब सोचा छोड़ दो इस राह को, कमबख्त मोहल्ले में दूसरी आ गई। तो भाई ये तो देश के आम व्यक्ति हैं जो अपनी कविताएं अपने अलग अंदाज से लिखते हैं, अपनी अपनी जगहों पे बैठे हुए हैं, और अब कैमरे पे आ गए तो छुपे रुस्तम भी नहीं रहे। ये भी इसी जीवन में आगे बढ़ेंगे, कविताएं लिखेंगे और सुनाएंगे, लेकिन जो हमारे छुपे रुस्तम होते हैं वो बड़े कमाल के होते हैं साहब। और हमारे आज के छुपे रुस्तम तो ऐसे हैं जो बाकायदा
ज्योतिष हैं, पंडित जी हैं, जवान नहीं है, 53 वर्ष की उम्र है उनकी। अब उन्होंने महसूस किया कि भाई अब मैं छुपा रुस्तम हूं, तो अब जनता के सामने मुझे आना चाहिए। तो आज के हमारे छुपे रुस्तम है रोहिणी नई दिल्ली के पंडित नमन। एक बार मेरी घरवाली ने कहा आप सब पर प्यारी प्यारी कविताएं बनाते हो और मेरा मजाक उड़ाते हो। अच्छा, मेरे मेरे पर भी कोई प्यारी सी कविता बनाओ। मैं शुरू कर रहा हूँ कविता। जी जी जी। गुड़धानी सी लगती हो तुम, पंडित जी के अंदाज में, वाह। बड़ी सयानी लगती हो तुम, मैं घर का छोटा सा नौकर, महारानी सी लगती हो तुम। मृग नैनी से नैन तुम्हारे, जुल्फों की तो छठा सुहानी, फिल्म हीरोइन सी लगती हो और चुनरिया धानी धानी। अंग अंग में रस सा टपके, बरखा रानी लगती हो तुम। मंद मंद जब मुस्काती हो, मेरी बीबी लगती हो तुम। जोर जोर से जब हंसती हो, सब टीवी सी लगती हो। अट्टहास जब तुम करती हो, मर्जानी सी लगती हो तुम। हरदम मुझ पर तनी हुई सी तुम मेरी पत्नी लगती हो। मैं निस्दिन तपता रहता हूँ, धूप गुनगुनी सी लगती हो। 100 डिग्री का तेरा पारा, पारो रानी लगती हो तुम। उम्र नहीं कुछ ज्यादा दिखती, मुझको तो बम बम लगती हो। जब गुस्से में तुम होती हो, बिल्कुल एटम बम लगती हो। जब करती हो झगड़ा मुझसे, कट खानी सी लगती हो। गोरी में छोरी सी लगती, छोरी में गोरी लगती हो। रेशम की डोरी सी लगती, मखमल की बोरी लगती हो। मखमल की बोरी लगती हो। मैं तेरा पागल सा प्रेमी, पटरानी सी लगती हो। क्या बात है। मैं गुमसुम सा, तुम गुमसुम सी, मैं चंदन सा, तुम कुमकुम सी। तुम दिल में रखो ना रखो, दिलवर जानी लगती हो। देखिए, इसे कहते हैं व्यवसाय का जीवन में हर जगह प्रयोग करना। पंडित जी, सबसे बड़ी चीज है आपने अपने पत्नी की तारीफ में भी व्यवसाय को नहीं भूला, और पद जैसे गाते हैं वैसा गाया। हाँ, क्या आराध्य है। लेकिन जिस तरीके से गाया उस तरीके की हम प्रशंसा करते हैं, और हम आपको आज एक छुपे रुस्तम के तौर पे यहाँ पे एक स्मृति चिन्ह देना चाहते हैं। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है, क्या बात है। ये मूर्खता और ये बेवकूफी हंसने की यूं ही जारी रहेगी कल, क्योंकि जो मेगा एपिसोड है जो हम मना रहे हैं, मूर्खता स्पेशल, ये कल भी जारी रहेगा। हमारे तमाम मित्र यानी कि ये सारे लोग जो इस वक्त यहाँ बैठे हैं, आपके इंतजार में कल भी यहाँ रहेंगे, और जैसे ही आप आएंगे हम शुरू कर देंगे हमारी मूर्खताएं, और तब घर बैठ के कहिएगा वाह वाह क्या बात है। क्यों? हाँ, तुक जी, what happened? क्या बता भाई, क्या हुआ क्या है, तो क्यों हंस क्यों रहे? टुक क्यों इतना हंस रहे हैं आप लोग? बेवकूफी करने के लिए कोई वक्त थोड़ी होता है। भाई यही जिंदगी है। खुल
के हंसिए, गॉड, बेवकूफियां कीजिए, मूर्खताएं कीजिए और कोई रोके तो हंसिए। और ऐसी हंसी के लिए फिर मिलके कहिए वाह वाह क्या बात है। और आज आप भी हंसेंगे और मूर्खता और बेवकूफियों का जश्न मनाएंगे हमारे कवियों के साथ। कैसे, देखते भाई। वाह वाह क्या बात है में स्वागत है आपका। जो मेगा एपिसोड हमने कल प्रारंभ किया था और हम आज तक चल रहे हैं इस एपिसोड पे, क्योंकि 1 अप्रैल कल है, फाइनेंशियल ईयर भी समाप्त हो रहा है। आज तो जिंदगी के अंदर गम समाप्त हो जाएं और 1 अप्रैल में जैसे बेवकूफियां मूर्खताएं होती है, हम नई मूर्खताएं शुरू कर दें। जीवन में ये मूर्खताओं का अकाउंट कभी खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमें हंसने का बहाना देता है। और हंसाने के लिए हमारे साथ है पवन दीक्षित, हरजीत सिंह टुक टुक, संगीता सरल, शरीफ भारती ठाकुर द्वारा से। इस देश की नई पीढ़ी के व्यंग्यकारों में एक सबसे सशक्त नाम है वेद प्रकाश जी। चलिए तो अब महफिल की शुरुआत करते हैं। भाई आज क्या बेवकूफी की जाए, बताओ क्या मूर्खता की जाए? कुछ अनोखी मूर्खता की जाए जिसको देख के सबको हंसी आए बेसिकली। तो उसके लिए कुछ करने की क्या जरूरत है? कैमरे से कहते हैं कि आपका क्लोजअप लगा ले, आपको देख के सब हंस पड़ेंगे। मुझे देख के तो सब खुश हो जाएंगे। ए भाई बहुत हो गए खुश, लेके आओ। हाँ भाई, इन बेवकूफियों और मूर्खताओं से बचते हुए हम ये कहना चाहते हैं, एक बेवकूफी जिंदगी में ऐसी है जो हर आदमी करता है और करने के बाद कहता है भाई बेवकूफी हो गई। उसका नाम है मोहब्बत। हाँ जी हाँ, मोहब्बत में कैसी बेवकूफी है और क्या मूर्खता है, इसके ऊपर पीएचडी एक साहब है जो दनखौर से हमारे बीच में आते हैं। नाम है पवन दीक्षित। उन्होंने बहुत सारे लोगों को दीक्षा दी है मोहब्बत क्यों नहीं की जानी चाहिए उस पर। आइए। मुझसे कल ये पूछा गया था कि मैंने एक बेवकूफ़ी बताइए। मैं करता हूँ। क्या बेवकूफ़ी करता हूँ? बिल्कुल करता हूँ सर। आहा। है मेरी आशिकी कमाल, अजी मत पूछो। हाय हाय। उम्र मेरी 50 साल, अजी मत पूछो। अजी मत पूछो। ये लाइन इन्हें समझ में। एक पहलवान की बेटी के प्यार के रंग में कहां कहां से हुआ लाल, अजी मत पूछो। अब में वो मुझे छूता दिखाई देता। क्या छुआ है पवन? मुझे ना खुद में वो बूता दिखाई देता है। क्या बात है? जब भी सोचू हूँ अपने प्यार का इजहार करूं, बस उसके बाप का जूता दिखाई देता है। आज मैं अपनी बेवकूफियां गिना रहा हूँ जी। मुझे घर भी जाना है बिल्कुल, और घर पे टीवी बच्चे देख रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं है, आज दिन ही ऐसा है, कल का बाद ही ऐसी है। सिर्फ ये देखना प्यार। क्या बात है? उसने देखा यूं पलट के, हाय हाय। उसने देखा यूं पलट के, हाय हाय। जी किया मर जाऊं कट के, हाय हाय। उसने देखा यूं पलट के, हाय हाय। ही मोहल्ले में ही अपनी दिलरुबा, क्या बात है? ही मोहल्ले में ही अपनी दिलरुबा, वो अपनी दिलरुबा। और हम दुनिया में भटके, हाय हाय। क्या बात है? और हम दुनिया में भटके, हाय हाय। हाथ पकड़ा बात की और हंस पड़ी, हाय हाय। हाथ पकड़ा बात की और हंस पड़ी, वो जालिम हंस पड़ी, वो नागिन हंस पड़ी।
एकदम से 3 झटके आए हाय, एकदम से 3 झटके आए हाय, उसने देखा यूं पलट के आए हाय, जी किया मर जाऊं कट के आए हाय, भीड़ बस में थी मेरी किस्मत खुली, मेरी किस्मत खुली। वो खड़ी थी मुझसे सट के आए हाय, वो खड़ी थी मुझसे सट के आए हाय, छत पे मिलना था के कोई आ गया, क्या बात है, क्या बात है, छत पे मिलना था के कोई आ गया, के कोई आ मरा, के कोई आ गया, और हम पाइप से लटके, और हम पाइप से लटके आए। और कंक्लूजन जब से जाना है दरोगा बाप तो, जब से जाना है दरोगा बाप तो, फिर न उसके पास भटके आए हाय, या मर जाऊं कटके। यूं तो आते हैं सब सुनाते हैं, यूं तो आते हैं सब और सुनाते हैं, तुमने सुनाई है हटके आए हाय। बहुत बढ़िया पवन, मोहब्बत हो तो इस निडरता से हो कि बाप आ गया छत पे तो पाइप से लटक गया। खैर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और जैसा हम कह रहे थे कि मोहब्बत का काम निडर लोग करते हैं, हमारे बीच में एक ऐसे निडर बैठे हैं जो मोहब्बत भी करते हैं, शादी भी करते हैं और उसके बाद पत्नी पे कविता लिखने की ताकत भी रखते हैं। आइए जरा नारायण जी। मूर्ख दिवस, मैंने सोचा आज पत्नी को मूर्ख बना जाए, पर पत्नी ने मेरे को मूर्ख बनाया। अच्छा, सारे मोहल्ले को मूर्ख बनाया। कैसे हुआ? कि मैंने पत्नी को मूर्ख बनाने के लिए एक झूठा समाचार घर भिजवाया। पड़ोसियों ने जाकर पत्नी को बताया तुम्हारा पति इस दुनिया से कूच कर गया है, बेचारा नदी में डूब के मर गया है। यह सुनकर पत्नी ने रो रो के पूरा घर सर पे उठा लिया और घर में रखा जहर पड़ोसियों के सामने ही खा लिया। पड़ोसियों ने सोचा ये तो पति से इतना लड़ती थी, अपन को क्या मालूम इतना प्रेम करती थी, चलो चलो इसे अस्पताल ले जाना है, जैसे भी हो इसको बचाना है। पत्नी बोली अस्पताल नहीं जाऊंगी, हरगिज नहीं जाऊंगी, मरूंगी मरूंगी, हर हाल में मरूंगी, मैं उसको ऊपर भी चैन से नहीं रहने दूंगी। पत्नी के जहर खाने का समाचार सुनकर दौड़ा दौड़ा घर आया, आसपास लगी भीड़ को हटाया। मैंने कहा रे भाग्यवान, तूने ये क्या किया जी? मैंने तो मरने का झूठा नाटक रचाया था, मैंने तो तेरे को मूर्ख बनाया था। वो खड़ी होकर बोली मैंने भी कौन सा असली जहर खाया था। मैं जब बाजार जाता हूँ पत्नी के साथ, किसकी? मेरी पत्नी के साथ, तो मेरा हाथ कस के पकड़ के चलती है। मैंने कहा लोग देख रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। बोले रुको रुको, चिल्ला मत, हवा बहुत तेज चल रही है इसलिए जोर के मेरे को पकड़ के रखना पड़ता है। मेरी पत्नी नेहा जी डंडा हाथ में रख के मुझसे परेड करवाती है। अच्छा, और परेड करवाती है तो मैं एक गाना गाता हूँ। क्या गाते हैं भाई, सुनाइए जरा। तालियां नारायण रेड्डी जी के लिए। हाँ। पत्नियां महान है, सर्वशक्तिमान है, पत्नियां तूफान है, बन जाती पहलवान है। सावधान पत्नियों की आंख से डरा करो,
सुबह शाम पत्नियों की आरती किया करो, सुबह शाम पत्नियों की आरती किया करो। पत्नियां ही आदमी की आन बान शान है, पत्नियां तूफान है, पंजाबी पहलवान है। फर्स्ट अप्रैल फूल्स डे। जिंदगी भर पत्नियों की हजूरी कीजिए, पत्नी अगर डांटे तो माफी मांग लीजिए। आप रहो चुप चले जब पत्नी की जुबान है, सर्वशक्तिमान है, पत्नियां महान है, पत्नियां महान है, सर्वशक्तिमान है। बनना है तो पत्नियों के चमचे बन जाइए, आधे दिन को पत्नियों की सेवा में लगाइए। पत्नियों की चमचागिरी ही बड़ी निदान है, सर्वशक्तिमान है, पत्नियां महान है, पत्नियां महान है, बन जाती पहलवान है। 1 2 1। जिंदगी भर पत्नियों की जी हजूरी कीजिए। वेरी गुड। हर महीने पत्नियों को साड़ी ला के दीजिए, अवसर ना खोइए, तकदीर बदल लीजिए। जेब खाली करवाने का पत्नियों को ज्ञान है, सर्वशक्तिमान है, पत्नियां महान है, पत्नियां महान है, सर्वशक्तिमान है, पत्नियां तूफान है, बन जाती पहलवान है। नारायण निडर साहब ने कमाल कर दिया। पत्नियां महान है, सर्वशक्तिमान है। एक्चुअली कुछ तो मेकअप की दुकान है। एक ऐसी साहब मेरे को मिले, बोले पत्नी मेकअप करती है तो खर्चे से दिल बैठ जाता है, और नहीं करती है तो उसकी शक्ल देख के दिल बैठ जाता है। नहीं भाई, दिल बैठना नहीं चाहिए, दिल में जो हमेशा प्रफुल्लता के भाव रहने चाहिए। लेकिन करें क्या साहब, जिंदगी में टेक्नोलॉजी इस कदर बढ़ गई है कि आजकल प्रफुल्लता तो रही नहीं। SMS कर दिया, फोन कर दिया, वो जमाने कहाँ रहे साहब जब मोहब्बत इस तरह से हुआ करती थी। जैसे पवन दीक्षित करते हैं कि पाइप से लोग लटक जाते थे लेकिन मोहब्बत करना भूलते नहीं थे। अरे साहब याद आया, कल अपन साथ थे ना? हाँ। एक किधर निकल गया? मुझे लग रहा है कि वो मूर्ख होना गया। मूर्ख? सब लोग खाली बातें करते हो, अप्रैल फूल अप्रैल फूल अप्रैल फूल। अजय कहना कुछ और होता है, बनाना कुछ और होता है। मैंने सबको बना दिया। अरे देखो भैया, अप्रैल फूल बनाया। तो अब राजेश राज जी आ गए, जरा तालियां बजाइए इनके लिए, सुनाइए। दो दोहे जो अभी यहाँ बने हैं जी। पत्नी ऐसे में सदा जाए खुशी से फूल, बॉयफ्रेंड से जब बने साजन अप्रैल फूल। अच्छे। और ये जो जनता बैठी है इसके लिए मैं एक मंत्र दे रहा हूं आपको जी, कि नेता अगर चुनाव में नहीं चुना अनुकूल, 5 साल बनती रहे जनता अप्रैल फूल। क्या बात है भैया। पूरे साल बेवकूफियां करते हैं, मूर्खता करते हैं। एक गीत के माध्यम से मैं इशारा कर रहा हूं। हाँ जी। वैसे तो मोबाइल युग है, वैसे तो मोबाइल युग है, पर तुम मुझको पाती लिखना। पाती पत्र मोबाइल से नामुमकिन है, अखियां नीर बहाती लिखना। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मोबाइल युग है, पर तुम मुझको पाती लिखना। प्यार भरा
संबोधन लिखने का अवसर तुम टाल न देना, दिल की बातें दिल में रख कर तुम मुझको मिस कॉल न देना। क्या बात है? साफ साफ सीधे शब्दों में, क्या बात? साफ साफ सीधे शब्दों में याद तुम्हारी आती लिख रहा है। भाई क्या बात है। हाय हेलो ओके सी यू, इन शब्दों से मन उब गया है। लगता ज्यों अपनत्व भरे रिश्तों का सूरज डूब गया है। यह चिंता क्या तुमको भी है शैलेश जी, यह चिंता क्या तुमको भी है, मेरी तरह सताती लिखना। क्या बात है। वैसे और अंतिम पंक्तियां हैं जी। पाती में शब्दों के पीछे चेहरा एक नजर आता है। पाती में शब्दों के पीछे चेहरा एक नजर आता है। आंसू से फैले अक्षर पढ़ मन भीतर से भर जाता है। पाती वो भी कह देती जो संभव ना हो पाती लिखना। मोबाइल से नामुमकिन है अखियां नीर बहाती लिखना। अब तुम बड़ा बाबू को पाती लिखोगी? हाँ जी, प्रेम की पाती। वहाँ दिखाइए। तो नेहा ने जाके दिया उनको हाथ में फूल। अरे प्लास्टिक का फूल है, बन गए अप्रैल फूल। लेकिन निश्चित तौर पे मोबाइल के युग में हम सारे लोग ऐसे हो गए। तब मुझे एक कवि की दो पंक्तियां याद आती है कि जब भी बटन दबाओगे देखोगे चल गया, जब भी बटन दबाओगे देखोगे चल गया, इस दौर का हर शख्स मशीनों में बदल गया। क्या बात। हम लोग आदमी नहीं रहे, मशीन हो गए। ओके बाय बाय सी यू, इन सब से दिल ऊब जाता है। और सचमुच ऐसा कुछ लिखना जो तुम कह नहीं पाती और तुम कह नहीं पाते, लेकिन जब भी लिखो पाती लिखो और नीचे लिखना मत भूलो अपना नाम। लेकिन इस वक्त एक अल्पविराम। ये सारे जमाने को मतलब? हाँ, भावा देखने वाले सारे दर्शकों को देना। इनको तो ये जवाब भी देंगे, जरा दो इधर। क्या शर्म आ रही है? क्या शर्म आ रही है? हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। लो, ये लड़कियों की जो सबसे बड़ी खराब आदत है, ये सरकार की तरह है। जैसे कि जिनकी आय 1 करोड़ से ऊपर है उन्हें राशन की शक्कर मिल रही है, और जो गरीबी रेखा के नीचे बैठे उन्हें खाने को दाना नहीं है। मतलब अरे यार, कुछ तो इनकी तरफ भी ख्याल किया करो। चलो मैं दे देता हूँ। देखो इनकी शक्लें देखो अब कैसी हो गई। बेचारा वो तो पलट ही गया। ठीक है ठीक है ठीक है। आप ठीक है? हाँ, आना वसूल। अच्छा, आना वसूल। चलिए साहब, सही कहा इन्होंने कि हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ के कहाँ जाए? हमारे पास एक ऐसे कवि हैं जिसके पास विट का अनूठा भंडार है, जिसकी हाजिर जवाबी लाजवाब है और जिसकी कविता की संरचना अद्भुत होती है। वेद प्रकाश अंतरराष्ट्रीय ख्याति के कवि हैं जिन्होंने न्यू जर्सी से लेकर नवीन शाहरा तक कविताएं पढ़ी है। वेद प्रकाश आइए। शैलेश जी। हाँ जी। नेहा जी ने पाते के रूप में उनको गुलाब का फूल दिया। हाँ। मुझे खाली पत्तियां दे दे तो भी चलेगा।
आज मूर्ख दिवस पर बड़ी बड़ी बातें हुई पत्नी को मूर्ख बनाने की। हाँ। मूर्ख बनाया असल में मैंने। अच्छा। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि मैं आज रात को सपने में आऊंगी। मैं हनुमान चालीसा पढ़ के सो गया। मूर्ख दिवस है और आज का देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग डे भी है। बिल्कुल। साल भर का कच्चा चिट्ठा अपना आदमी जमा करा देता है सरकार के पास इस दिन। अगले दिन बचता है हमारे पास सिर्फ मूर्ख बनने का दिवस, इसलिए 1 अप्रैल को मनता है। मैंने एक कविता लिखी है, महीने के आखिरी दिनों में पहली बार। सुनाए। पिछली 25 तारीख को जैसे ही रसोई में एंट्री की भाई, अपने इकलौते पतीले के पेट से आवाज आई, अच्छा। जा देख ली तेरी मालिकी, 10 दिन हो गए 15 के बाद मुझ में कोई सब्जी नहीं पकी। वाह 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 वाह। तू नहीं जानता मैं क्या क्या सह गया। आज सारे बर्तनों में मेरा मोल 2 कौड़ी का रह गया। अब इससे पहले मैं चुल्लू भर तेल में जल मरूं, एक बार सब्जियों का मजा चखा दे। अरे निर्लज्ज, आज तो पका दे। मैंने भी न जाने किस जोश में ठान लिया आज पतीले को छकाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए सब्जी जरूर पकाऊंगा। इसकी एक एक इच्छा कर दूंगा पूरी। इसी इरादे से मैंने अपनी जेब घूरी। जेब मुझे घूर रही थी। अच्छा। बोली ऐसे क्या आंखें निकालते हो, याद करके बताओ कभी मुझ में कुछ डालते हो। बहुत अच्छे। जाओ क्यों करवाते हो बेकार में अपनी जान को बखेड़ा। इससे ज्यादा तुम्हारी नाक क्या कटेगी, जिंदगी गुजर गई बस में लटकते लटकते। लेकिन किसी जेब कतरे ने मुझे आज तक नहीं छेड़ा। बहुत अच्छे। वो तो कुछ और ही होते हैं जिनकी कभी कभी कट जाती है। वैसे भी तुम्हारी काट के कोई क्या लेगा, अगले की ब्लेड का खर्चा भी नहीं निकलेगा। तनख्वाह तो सारी घराने से पहले बट जाती है और जो 2-4 बचते हैं मुई गुल्लक फटक जाती है। इसलिए थोड़ा लिहाज बाकी है तो मेरा पीछा छोड़ो और जाके गुल्लक कोई फोड़ो। तो जेब से मायूसी पाकर मैंने तैश में आकर गुल्लक में बंद अपना गुड़लक जमीन पर दे मारा। वाह 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 वाह। गुल्लक में बंद अपना गुडलक। और उसमें कैद अपने अतीत से बचाया हुआ भविष्य, यानी 3 रुपए का नोट बाहर निकाला। अच्छा, 3 का? चौंकिए नहीं, 3 रुपया 50 के नोट का नया नाम है। अच्छा। क्योंकि आजकल बाजार में 1 रुपए का कुल 6 पैसा दाम है। क्या बात है भाई, वाह। मैंने नोट जेब में डाला और एक पखवाड़े से यूजलेस पड़ा अपना सब्जी का थैला निकाला। यूजलेस? थैला मुस्कुराया, बोला धन्यवाद, महीने के आखिरी दिनों में आपने मुझे उठाकर मेरा सम्मान बढ़ाया, आपका आभारी हूँ। मैंने कहा चिंता मत कर, आज भारी भी कर दूंगा। तुझे सब्जियों से भर दूंगा। सो इन सब से लेकर हरी झंडी जैसे ही जाने लगा सब्जी मंडी, तो एकाएक दिमाग ने टोका, डराया धमकाया रोका। एक कवि होकर महीने के आखिरी दिनों में सब्जियां खरीदेगा? बगैर अनुभव के इतना रिस्क? कहीं कुछ हो गया तो कौन जिम्मेवारी लेगा? मैं दोबारा अपनी गिरेबान में झांका, बची कुची हिम्मत और औकात को आंका, दिल को मजबूत कर दिल से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया। भाई साहब मैं सब्जी मंडी चल दिया। अच्छा। जाते ही सब्जी वाले से कहा हरी सब्जियों के भाव बताओगे? बोला बता दिए तो पीले पड़ जाओगे। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। अरे महीने के आखिरी दिनों में हरी सब्जियां खरीदोगे? बैठे ठाले पुलिस से पंगा लोगे? वो जल्दी में हुए किसी भी चोरी या डाके में तुम्हें धर सकते हैं, और खर्चे के चर्चे हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं है दोस्त, इनकम टैक्स वाले भी रेड कर सकते। क्या बात है, क्या बात है कि इस आदमी ने इन दिनों भी सब्जी पकाई। अब सवाल ये उठता है इसके पास इतनी व्हाइट मनी कहाँ से आई? व्हाइट मनी, बहुत अच्छे। हमने कहा यार लेक्चर मत पिलाओ, हमारे पास 50 हैं, तुम तराजू में सब्जियां चढ़ाओ। उसने सब्जियों की बजाय नजरें हम पर चढ़ाई और बोला सब्जी मंडी का इतिहास गवाह है भाई, कभी किसी 15 तारीख के बाद तुम्हारी आत्मा तक इधर नहीं आई, आज तू समूचा आया है। सच बता ये 50 का नोट कहीं अपनी मुनिया की गुल्लक की हत्या करके तो नहीं लाया है? क्या बात है। सुनकर ये बात दिमाग में फंसी। अरे दुकानदार है ज्योतिषी। मैंने कहा यार मान गया,
पर गुल्लक फोड़ने का राज तू कैसे जान गया? बोला हमें तो हर ग्राहक की औकात का पता है, लेकिन अपनी कौन मानता है। लोग तो दुकानदार समझकर आगे बढ़े जाते हैं। गुल्लक फोड़ने के समाचार मेरे शहर में अखबारों में नहीं, चेहरों पर पढ़े जाते। क्या बात है, वाह 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 वाह। और सब्जी वाले की इस बात का मैं कोई जवाब नहीं दे पाया। जवाब दे गई थी उसके सामने खड़े रहने की मेरी हिम्मत, मेरी बीमार झूठी समझ के लिए। जैसे ये बात दवा हो गई और जेब में पड़े 50 के नोट की अकड़ जाने कहाँ हवा हो गई। क्या बात है? मेरा थैला रीता का रीता लौट आया था। मैं उस पतीले से शर्मिंदा था जिसके तमाम अरमानों का गला घोंट आया था। वाह वाह। खुश थी तो केवल मेरी जेब। महीने के आखिरी दिनों में जिसकी मांग 50 के नोट से संवर गई थी, जिसे संवारने के लिए मेरी गुल्लक बेमौत मर गई। हाय हाय हाय। भाई वेद, क्या बात, बहुत बढ़िया। और जिस विषय को तुमने एक खास अंदाज में उठाया और कविता सुनाई, यही व्यंग की सबसे बड़ी ताकत है। बात कह भी दी जाए और इस ढंग से कह दी जाए कि वो आपके दिलों में घर कर ले। बहुत बढ़िया वेद। जब तुम कविता सुना रहे थे मुझे शैलेश लोढ़ा की कुछ पंक्तियां याद आ रही थी जो बरसों पहले मैंने सुनी थी। और वो कहते हैं कि मेरी जिंदगी, आखिर वो जो मुन्निया का गुल्लक तोड़ देता है, आप जैसे हम जैसे लोग कहते हैं कि मेरी जिंदगी 10 बाई 10 का कमरा, मेरी जिंदगी 10 बाई 10 का कमरा, बीवी का गजरा, बिटिया जो छोटी, सुबह शाम रोटी, घर कब होगा जब होगा अपना, सेकंड हैंड स्कूटर का अटूट सपना, अमिताभ का क्रोध, मरता हुआ विचार बोध, बॉस की बीवी को रोज रोज सलाम, बनिए के बेटे को झुक झुक राम राम। असल में मेरी जिंदगी तो हर महीने की पहली तारीख को आती है और 10 तारीख तक खत्म हो जाती है। चलिए साहब, जिंदगी में ये सब बातें तो चलती रहेगी, लेकिन एक चीज, एक जानकारी जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, जिसकी खुशी आप लोगों को भी होगी। वाह वाह क्या बात है कार्यक्रम जब से शुरू हुआ है, नगर नगर शहर शहर वाह वाह क्या बात है कि फैन क्लब्स खुल गए। वाह क्या बात है। खाचरोद मध्य प्रदेश के आज वाह वाह क्या बात है कि फैन क्लब के कुछ सदस्य आए हैं जिनका नाम है अनिल छाजेड़, दिलीप छाजेड़ और राकेश छाजेड़। यह स्मृति चिन्ह आपको इसलिए दे रहे हैं हम कि मुझे कवि की पंक्ति याद आ रही है कि नए कमरे में चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन भरता है। अरे ये तो शैलेश जी और नेहा जी ही है जो संभाले है गिरती दीवारों को, वरना बुजुर्गों की निशानी सलीके से कौन रखता है, वरना बुजुर्गों की निशानी सलीके से कौन रखता है। शैलेश जी, जिस तरीके से आपने इस देश के अंदर साहित्य को पुनर्जीवित किया है, निश्चित रूप से आप इस देश के लिए प्रेरणा के रूप में जाने लगे हैं। इसलिए मैं कोटिशा आपको साधुवाद देता हूं। धन्यवाद। जय ये स्मृति चिन्ह व्यक्तिगत तौर पे इसका अधिकारी सिर्फ मैं नहीं हूं, इसके अधिकारी बहुत सारे लोग हैं। ये स्मृति चिन्ह मैं और नेहा इसको स्वीकार करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ सब टीवी, मीरा टेलीफिल्म्स, असित कुमार मोदी और इस शो के डायरेक्टर पंकज मिश्रा और शो की प्रोडक्शन टीम भवना वधावन और सोहेल अब्बासी, हम सब की ओर से आपका ये स्मृति चिन्ह स्वीकार करते हैं। अगर मेरे और नेहा के अलावा ये लोग नहीं होते तो शो और भी अच्छा हो सकता था। ऑन अ सीरियस नोट, ये सब लोग नहीं होते तो वाह वाह क्या बात है इस रूप में नहीं होता। मैं तो इस शो का एक बहुत छोटा सा हिस्सा भर हूँ। ये शो इन्हीं लोगों की वजह से है। और यकीन मानिए, खाचरोद ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, देश के हर शहर में जहाँ वाह वाह क्या बात है कि फ़ैन क्लब्स हैं, आइए हम मिलके उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करें और करें उन्हें सलाम। लेकिन उससे पहले एक अल्प विराम। स्वागत है आपका फिर से उस कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। आम आदमी का कार्यक्रम, आम आदमी के लिए, जिसमें आम आदमी हिस्सा लेते हैं और सुनाते हैं खास, और कुछ ऐसा खास कि हम सबकी जिंदगी में विशेष हो जाता है। लेकिन ये जो हमारा चलता फिरता आम आदमी है, जो ट्रेन में होता है, बस में होता है, ऑफिस में होता है, फुटपाथ पे होता है, इधर घूमता है उधर जाता है, उसके दिल में कविता कैसे फूटती है जरा देखते हैं। आज वो हमसे जन्नत में टकरा गए, आज वो हमसे जन्नत में टकरा गए और हमारे दिल से आवाज निकली, फटे मुंह तुम इधर भी आ गए। मत कर मेरे दोस्त हसीनों से मोहब्बत, वो आंखों से वार करती है। मैंने तेरी वाली की आंखों में देखा है
वो तुझसे नहीं मुझसे प्यार करती है। दाल में जो कालो है जी वही तो गरम मसालो है जी, उन्हें ही रिश्वत खाने रो हक है जो मिनिस्टर को साड़ो है जी। आज मौसम में कुछ अजीब सी बात है, बेकाबू से हमारे जज्बात है। जी चाहता तुमको चुरा लूं तुम्ही से, पर मम्मी कहती है चोरी करना बुरी बात है। तो ये वो हमारे आम लोग थे जो कविताएं सुना रहे थे और ख़ास बनने की प्रक्रिया में हैं। और हम ये करते, हम आम से ख़ास लोगों को बनाते हैं। छुपे रुस्तम के तौर पे हमारे यहाँ लोग आते हैं और स्टार्स बन जाते हैं। हमारे साथ एक ऐसे ही छुपे रुस्तम है जिनके बालों में ज़रूर सफ़ेदी है और बालों की सफ़ेदी उनकी कविता की परिपक्वता में भी झलती है। हमारे जो आज के छुपे रुस्तम है वो है ओपी जैन हरियाणवी साहब, जो नई दिल्ली से हमारे बीच में आए हैं। जहाँ हुआ हरी का आना उसे कहते हैं हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना उसे कहते हैं हरियाणा। मैंने एक फिल्म में एसएचओ का रोल किया। एक बार मैं अप्रैल फूल बना और एक बार मैंने बनाया। एक मिनट बच्चों को समझा दूं, एसएचओ पुलिस में एक पद होता है, अधिकारी होता है, जो थाना अधिकारी होता है उसे एसएचओ बोलते हैं। थानेदार का रोल मैंने किया जी। किसी के घर चोरी हो गई, मैंने वहाँ के सारे 10 नंबरियों को इकट्ठा कर लिया। मेरे नीचे जो हवलदार था बोले जी इनको क्यों पकड़ते हो, इनको छोड़ दो, मुझे पता है चोरी किसने की। सबको छुड़वा दिया। मैं कहा बता चोरी किसने की? बोला जी किसी चोर का काम है। एक बार मैंने चोर पकड़ा और मैं थाने में गया। मैं कहा थानेदार साहब मैंने चोर पकड़ा है, चलकर संभाल लीजिए। बोला किसके भरोसे छोड़ के आए हो? मैंने कहा उसके पैर पेड़ से बांध रखे हैं। बोला हाथ? मैं कहा हाथ तो नहीं बांधे जी। बोला वो तो खोल के चला जाएगा। मैं जब मेरे दिमाग में नहीं आई उसके क्या होगी। हरियाणा का आदमी शब्दों की तरफ ध्यान देता है जी, उसको भाव से कोई मतलब नहीं। एक बार इंटरव्यू में पूछा मोर पीपल ऑफ इंडिया लिव इन सिटी, इसकी हिंदी बताओ। उसने कहा हिंदुस्तान के जितने मोर हैं पीपल पर बैठ कर सीटी बजाते हैं। मैं अपने आप को 25 साल पीछे ले जाता हूँ जी। आपने हिंदी फिल्मों में अंग्रेजी गीत, पंजाबी गीत, भोजपुरी गीत सुने, लेकिन ये पहला हरियाणवी टच का गीत जो हिंदी फिल्म के लिए रिकॉर्ड हुआ था, उसमें एक शब्द आता है गैल। गैल मतलब साथ। गैल का जैसे मतलब मेरे साथ। गैल ये खड़ी है। हाँ, और एक मुहावरे का प्रयोग किया है जीभ दबाना। हरियाणा में जीभ दबाने का मतलब मौन स्वीकृति। जितने छोरे पढ़ते हैं तेरी गैल रे छोरी, इब के सारे होंगे फैल रे छोरी, इब के सारे होंगे फैल रे छोरी। क्या कहती है? इन तिलों में से निकले ना तेल हो छोरे, तेरा मेरा नहीं से कोई मेल हो छोरे। लड़का कहता है हाँ, पहला दोष राम जी का है ऐसी चीज बनाई, पहला दोष राम जी का है ऐसी चीज बनाई। दूजा तेरे बाप का है कॉलेज में पढ़न बिठाई, दोष तीसरा तेरा है मेरे से आंख मिलाई क्यों, और वो भी देखी जाती फिर होठा में जीभ दबाई क्यों। धक्का मारती है हट बेशरम। तेरा आशिक सुयूं ना धकेल रे छोरी, जितने छोरे पढ़े हैं तेरी गैल रे छोरी, इनके के सारे होंगे पहल रे छोरी। लड़की क्या कहती है सुनो, होठ भी मेरे जीभ भी मेरी, के हो गया नुकसान तेरा, औरों के तू दोष गिनावे मन अपना बेईमान तेरा। 0 नंबर आवेगा जब मैं लूंगी इम्तिहान तेरा, पहले कुछ बन के दिखला फिर पूरा हो अरमान तेरा। बिना पटड़ी चलाना चावे रेल हो छोरे, तेरा मेरा नहीं है कोई मेल हो छोरे। आगे क्या कहता है? जब से तेरा मुंह देखा नहीं किताब का, देखो भूल गया हिंदी अंग्रेजी, कुंडा होया हिसाब का। कुंडा हुआ। ऐसा नशा चढ़ा है जालिम चढ़ते तेरे शबाब का है, दिल भी तेरा हम भी तेरे, ये ले फूल गुलाब का।
प्यार से स्वीकार कर लिया। जी, जी। उसने तो मुंह पे दे के मारा। बोली जेल भिजवा दूंगी। दे दे फांसी करा दे चाहे जेल रे छोरी। क्या बात है। जितने छोरे पढ़ते हैं तेरी गेल रे छोरी, इनके सारे के सारे होंगे फेल रे छोरी। अंतिम पद है लड़की की तरफ से। जी। हो नहीं सकता तू शहजादा हरगिज मेरे ख्वाब का, और फूल सूंघा के मालिक होना चाहे मेरे शबाब। तेरा दिल रखने को रख लेती हूँ फूल गुलाब का, करना होगा इंतजार पर तुझको मेरे जवाब का। क्या बात है। प्यार करके निभाना नहीं खेल हो छोरे। क्या बात है। तेरा मेरा नहीं है कोई मेल हो छोरे, तेरा मेरा नहीं है कोई मेल हो। क्या बात है। वाह वाह। ओपी जैन साहब आए और निश्चित तौर पे गुलाब दे के सिर्फ नेहा का ही नहीं सबका दिल जीत के ले गए और लेके जा रहे हैं, और आपने दिल जीता, इसके लिए हम आपको एक स्मृति चिन्ह देना चाहते हैं इस मंच पे। आइए मिलके हम एक स्मृति चिन्ह दें ओपी जैन हरियाणवी जी। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है। 1 अप्रैल आ रही है और 1 अप्रैल इतिहास में सदैव लिखी जाएगी। 1 अप्रैल इतिहास में इसलिए लिखी जाएगी कि उस महान दिवस पे, वो दिवस जो हमारी मूर्खताओं को ऑफिशियल करने का है, वो दिवस जो एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने का है, उस महान दिवस पे दुनिया में एक ऐसे प्राणी का अवतरण हुआ, क्योंकि अगर वो इस दुनिया में पैदा नहीं होता तो हमें पता ही नहीं चलता कि मूर्खता इतनी खूबसूरत भी होती है। यानी कि मेरी साथी नेहा के मेहता का जन्मदिन। जरा जोरदार तालियां बजाएं उनके लिए। तो अब आपका जन्मदिन है और 1 अप्रैल के दिन सारी दुनिया के सामने हम ये महसूस कराना चाहते हैं। ये देखो नेहा, ये यहाँ एक टेबल है, टेबल पे एक केक रखा है और ये मैंने जेब से मोमबत्ती निकाली, ये लगाई, इसे जलाया, ये चाकू तुम्हारे हाथ में है। अब जरा इसे फूंक मारो।